नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें अंतिम 15 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ का 15 सेट करेंगे। रोज आपको 2 सेट मिलेगा। सुबह 9 बजे रीजनिंग का 1 सेट, शाम में 6 बजे आपको मैथ का 1 सेट मिलेगा। और इस सेट में हर टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। मेंसुरेशन से लेकर के डीआई तक, सिंप्लीफिकेशन, इन सभी सवालों को शामिल किया गया है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात दे दिया है 4:3 है। उनके व्ययों का भी अनुपात दे दिया है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक जो है वो 600 रुपया बचाता है तो ये की वार्षिक आय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए इनकम। इनकम का रेशियो दे दिया है, आय का अनुपात दे दिया है, किसका, ए और बी का है, दोनों का है। कितना है, 4:3 है, यहाँ हम लिख लिए। और इनके व्यय का भी अनुपात दे दिया है, यानी एक्सपेंस का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, यानी कि जितना हम खर्च करते हैं और जितना हम बचाते हैं उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनकम ए का कितना है, 4 है, और खर्च कर रहा है कितना, 3, तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। बी का देखिए इनकम कितना है, 3, खर्च कर रहा है 2, तो कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा है। दोनों 1-1 बचा रहे हैं और दोनों एक्चुअल में कितना बचा रहे हैं, 600 रुपया प्रत्येक बचा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1:600 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए आपसे पूछा है ए की वार्षिक आय क्या है। तो 1:, कितना आ गया, 600। तो ए की वार्षिक आय कितना है, 4 है, ये 4 है, 1:600 है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए, 6×6 2400। तो ये की वार्षिक आय कितना आ जाएगा, 2400। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। इस सवाल को पढ़िए। बोला गया है ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। आगे पढ़िए, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो यहाँ आप लिखिए कितना, 30 डेज। और बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। सी और ये दोनों जब मिल जा रहे हैं तो कितना दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ये दोनों 20 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम 30, 24 और 20 का एलसीएम 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब देखिए ये और बी इन दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता कितना होगा, 30 से 120 कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो ये और बी इन दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता 4। अब देखिए 24 से 120 कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो बी और सी इन दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता 5। अब देखिए 20 से 120 कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार में। तो सी और ये इन दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता 6 हो गया। अब यहाँ इन तीनों की इफिशियंसी को जोड़ दीजिए। ये कितना बार है, 1 बार, 2 बार, बी भी 1 बार, 2 बार, सी भी 2 बार है। तो 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का बी और प्लस का सी, इन तीनों की इफिशियंसी कितना है, जोड़िए, 4 और 5 9 हो गया, और 6 15 बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 2 से 15 कितना बार में जाएगा, 7.5 बार में, 7.5, यानी कि इन तीनों की संयुक्त कार्य क्षमता कितना है, 7.5। ये प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कार्य क्षमता कितना, 7.5 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, ठीक है, अगर तीनों मिलकर के 10 दिन काम करते हैं और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं,
उसके बाद 10 दिन साथ काम करने के बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाएं तो शेष काम को पूरा करने के लिए ये कितने दिन लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 10 दिन सबसे पहले इन तीनों से काम करवा लेते हैं। तीनों की संयुक्त कार्य क्षमता कितना है, 7.5। तो 7.5 है 7.5, कितना दिन काम किए, 10 दिन। 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 75। 75 काम इन तीनों ने कर दिया होगा, तो 75 काम को इसमें से घटा दीजिए टोटल वर्क में से, तो कितना आपका बच जाएगा, 45 काम। 45 काम बच गया। अब आपका यहाँ देखिए, अब कौन छोड़ के जा रहा है, बी और सी, ये छोड़कर जा रहे हैं। तो बी और सी ये दोनों अब काम नहीं करेंगे। काम कौन करेगा, ये। तो ये बचा हुआ काम को पूरा करने में ये कितना समय लेगा, तो ये का यहाँ अलग से कार्य क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर यदि यहाँ हम बी और सी की कार्य क्षमता रख देंगे तो ये का निकल जाएगा। बी और सी की कार्य क्षमता कितना है, ये देखिए 5 है, और तीनों का कितना है, 7.5 है। तो ये का कितना हो जाएगा, 7.5 में 5 को घटा दीजिए, तो ये का केवल कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ये का कार्य क्षमता अकेले। और बचा हुआ काम कितना है, 45। तो कितना समय में ये कर लेगा, 45 को डिवाइड कर दीजिए 2.5 से, ठीक है। ये पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में जाएगा, और 5 से ये 10 कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 दिन। शेष काम को ये अकेले 18 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, हर एक लाइन को मैंने बारीकी से समझाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लास्ट समय है, इसलिए जितना भी आपको पढ़ना है क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब इस सवाल का आंसर करिए। आ गया आपका मेंसुरेशन का सवाल। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में जिसका आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मीन्स एक गोलाकार गेंद को किस में ढाला जा रहा है, शंकु में ढाला जा रहा है, तो आपसे शंकु की ऊंचाई पूछा गया है। तो इसमें सिंपल आपको गोले का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप गोले की त्रिज्या निकाल लीजिए, ठीक है। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होता है, इसका आधा होता है। त्रिज्या आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। शंकु का भी त्रिज्या निकाल लीजिए, क्योंकि इसके आधार का व्यास आपको दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब इन दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आपको पता होगा। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, आपको एच निकालना है, तो यहीं से आप एच को निकाल सकते हैं। अब देखिए पाई दोनों साइड कॉमन है, तो पाई को हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, 4/3 आर का क्यूब। तो आर इसमें कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, आपको पता होगा 3 का क्यूब 27 होता है। 27 लिख दिए बराबर 1/3, ठीक है। इसमें देखिए शंकु की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 यहाँ लिखिए, गुना का एच, आपको एच निकालना है, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, इस 3 से इस 3 को हटा सकते हैं। अब ऊपर ऊपर देखिए, इस 4 से 36 को कितना बार में काट सकते हैं, 9 बार में, 9 चक 36 होता है। इस 9 से 27 को हटा दीजिए, कितना बार में जाएगा, 9 तिया 27। तो h बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। h बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। शंकु का हाइट यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है, 10% के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के लिए 16,600 के 2 साल के बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। रेट आपको दे दिया है 10%, राशि है 16,600, 2 साल के बाद राशि कुल कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 लिख सकते हैं 10% को। अब यहाँ लिखिए P और यहाँ लिखिए ये
P यानी प्रिंसिपल, ये यानी कि अमाउंट। इस नीचे वाले को मान लीजिए P, तो P बराबर कितना 10, 10 पर 1 रुपये का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। 2 साल का बोला है तो 2 बार ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, फिर यहाँ लिखेंगे 11। 10 को 10 से गुना करिए 100 आ जाएगा, 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका P यानी प्रिंसिपल कितना है 100 है और एक्चुअल में कितना है 16,600 है। तो इस 100 को 16,600 किस प्रकार से बना सकते हैं, अगर यदि इसमें 166 से हम गुना कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 16,600। ठीक है, किस प्रकार से हम किए, 100 मेरा यहाँ प्रिंसिपल आ रहा था और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना था 16,600, तो इसमें 166 से गुना कर दिए तो प्रिंसिपल आ गया 16,600। तो जितना आप इधर गुना करेंगे रेशियो में उतना ही आपको इधर गुना करना पड़ेगा। तो 166 का इधर भी गुना कर दीजिए तो आपका राशि निकल के आ जाएगा कि 2 साल में कुल कितनी हो जाएगी। तो इतना आप गुना करना पड़ेगा आपको, 121 का गुना कर दीजिए 166 से, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 6 से गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 7। उसके बाद 1 से गुना करना है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 और यहाँ 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 6, 6 और 2 8, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 और 10, 1 और 1 2, यानी कितना आ रहा है 20,086। राशि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 20,086। ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसमें केवल मल्टीप्लाई करना बड़ी बात थी और इसमें कुछ नहीं था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 संख्याओं का लासा यानी एलसीएम और मासा यानी एचसीएफ दे दिया है 171 और 9, उनमें से एक संख्या है 9 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो जानते ही होंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना है 171 है, तो यहाँ लिखिए आप क्या 171। एचसीएफ कितना है 9 है, 9 लिखिए। एक संख्या आपको दे दिया है 9, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुना का दूसरी संख्या आपको नहीं पता है और वही निकालना है, तो दूसरी संख्या को मान लीजिए x। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना है 171। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसका आंसर करिए, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको आराम से इसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का। रूट के अंदर कितना है 324, 324 किसका रूट है 18 का, 18 लिखेंगे। डिवाइड 2 है तो 2 का इसमें डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा 81। फिर यहाँ देखिए 4 है गुना के रूप में, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पूरा गुना नहीं करिए। अब देखिए इस ब्रैकेट का काम करिए, कितना लिखा गया है 38 है, गुना का कितना है 18 है, अगली संख्या 38 है, फिर से गुना का 18 है, डिवाइड है और डिवाइड के बाद इतना जो हमको हल करके आया वो कितना आया है 81 गुना 4, तो नीचे कर दीजिए 81 गुना 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 से 2 बार में, 9 से 9 बार में, ठीक है। अब और कैंसिल हो सकता है, 9 दूना 18 2 बार में, 2 से ये 4 जाएगा 2 बार में, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कि आपका 38 बचा और 38 बचा, 2 38 बचा, यानी कि 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से इसका आंसर हम निकालें। सो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका डीआई का सवाल है। इसमें क्या दिया गया है, 5 कंपनी का नाम दिया है, C1, C2, C3, C4 और C5। ये पांचों कंपनी द्वारा 2 साल में 2010 और 2011 में जितने भी पुस्तकें बेची है उन सभी की संख्या यहाँ दे रखी है, ठीक है, और सभी की संख्या किस में है 1000 में है। यहाँ ध्यान में रखिए,
मान लीजिए ये 66 है, तो 66 केवल नहीं है, ये 66,000 है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ आपका क्वेश्चन है, दोनों वर्षों के लिए शाखा C2 की कुल बिक्री तथा दोनों वर्षों के लिए शाखा C4 की कुल बिक्री के बीच का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए C2 कौन सा है, ये आपका C2। इसमें दोनों साल में 2010 और 2011 में कुल बिक्री कितना है, इन दोनों को जोड़िए। 78 और 92 कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 9 7 16 और एक कितना हो जाएगा 17, 170 आ रहा है, 170 आ रहा है। और किसका बोला है, C4 का बोला है। तो C4 आपका ये रहा। इन दोनों वर्षों को जोड़िए, 8 और 7 कितना आ जाएगा 15, रेशियो में लिखना है 15, 8 और 6 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 155 आ गया। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए कैंसिल होगा 5 से, 5 तिया 15, 2 20, 5 चौके 20, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, कितना आ रहा है 34:31 आ रहा है। कहाँ है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आपको सही से लिखना है, C2 को पहले लिखना है, C4 को बाद में लिखना है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ आंसर उलट कर लिखा गया है, तो आपको ये आंसर नहीं मार्क करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद लिखना है कि किसको पहले बोला है और किसको बाद में बोला है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और DI का सवाल है, इसका आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, क्या बोला गया है, दोनों वर्षों के लिए शाखाओं C1 C3 C5 में एक साथ कुल बिक्री कितनी है। तो C1 C3 और C5 का कुल बिक्री आपसे पूछा है, तो यहाँ लिखिए C1 में दोनों वर्षों में कुल बिक्री कितना है, ये आपका C1 दोनों वर्षों में देखिए कुल बिक्री कितना है 66 और 76, इन दोनों को जोड़िए, 6 और 6 12, 7 6 13 और 1 14, 142 C1। और किसका पूछा है, C3 का। तो C3 में देखिए दोनों वर्षों में कुल कितनी बिक्री है, ये है C3 86 है और 78 है, जोड़िए 8 और 6 14, 8 7 15 और 1 16, 164 आ गया। C5 का बोला है, C5 यहाँ लिखिए, C5 कौन सा है, ये दोनों वर्षों में कुल बिक्री कितना है 83 और 68, तो 8 और 3 11, 814 और 1 15, 151 आ रहा है। सबको जोड़ दीजिए, 2 और 4 6 और 1 7, 7 आ गया। 4 और 6 10 और 5 15 का 5, बाकी हाथ में 1, 3 और 1 4, 457 कुल आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर करिए। ये आपका एवरेज का सवाल है। क्या बोला गया है, 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त औसत अंक कितना है 50 है। ठीक है, बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के प्राप्त अंक 48 के स्थान पर गलती से 84 ले लिया गया, तो ठीक औसत क्या होगा, सही औसत क्या होना चाहिए। 48 के जगह पर कितना लिया है 84 लिया है, ज़्यादा ले लिया है, यानी कि औसत भी ज़्यादा आया होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा लिया है, तो 84 में से अब 48 को घटा दीजिए, 84 में से 48 घटा दीजिए, कितना आएगा 6, यानी 36 आ जाएगा। कितना आएगा 36 ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, नंबर में कुल कितना है 36, 36 का एवरेज कितना आ जाएगा औसत, 36 का औसत कितना आएगा, कुल कितने विद्यार्थी हैं 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35.10, 5 दूना 10, 7.2। औसत कितना ज़्यादा होगा 7.2 औसत ज़्यादा होगा। तो पहले औसत था कितना 50, 7.2 ज़्यादा है, तो इसमें सही करने के लिए 7.2 आपको घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 42.8। कितना आ जाएगा 42.8 इस सवाल का सही आंसर होगा। एकदम ये सिंपल तरीका है, आप इसको आराम से समझिए। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी कर सकते हैं। इस 5 विद्यार्थियों का औसत दे दिया 50, तो 5 को 50 से गुना करिए तो कुल आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, उसमें से 48 के स्थान पर 84 ले लिया गया था, तो कितना ज़्यादा लिया था 36, तो 36 घटा दीजिएगा, फिर आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका 42.8 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे आप करिए। इस प्रकार से करिएगा तो कम समय में आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। एकदम अगर आपको फार्मूला पता है तो तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल जिसको बोलते हैं क्या, d1 इंटू d2। तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 दिया है एक विकर्ण, दूसरा कितना है 12, तो गुना कर दीजिए 4 और गुना कर दीजिए 12। अब इसको कैंसिल करिए 2 से, 2 बार में 12 दूना 24, इसका सही आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, एक पाइप से एक टंकी को 8 घंटों में भरा जा सकता है। निचले भाग में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। टंकी के पूरा भरे जाने पर रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। भरने वाला पाइप जो है वो 8 घंटे में भर दे रहा है, लेकिन भरने वाला और नीचे रिसाव ये दोनों जब काम कर रहा है तो 12 घंटे का समय लग जा रहा है। आप यहाँ समझिए, ये एफ जो है यानी ये भरने वाला पाइप है, एफ फॉर फिलिंग पाइप है। कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। और ये जो भरने वाला और साथ में नीचे रिसाव यानी कि लीकेज ये भी काम कर रहा है, तो समय लग रहा है 12 घंटे। यानी भरने वाला जो भर रहा है ऊपर से, नीचे से लीकेज खाली कर रहा है, तो साथ में दोनों काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से आप टैंक का क्षमता निकाल लीजिए। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए आप क्या, 24। अब 8 से 24 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो भरने वाला का क्षमता कितना है, 3 की दर से ये भर रहा है। दोनों जब काम करेंगे तो 12 से 24 कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ समझिए आराम से, ठीक है। एफ जो है वो भरने वाला है, 3 की दर से ये भर रहा है यानी प्लस कर रहा है। और एल जो है लीकेज है, रिसाव जो है वो खाली कर रहा है। तो ये दोनों जब काम करेंगे तो काम होगा आपका 2। एफ जो है यानी फिलिंग जो 3 काम कर रहा है, तो लीकेज आपका माइनस का 1 काम कर रहा होगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तभी ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका लीकेज का कार्य क्षमता निकल गया। तो लीकेज जो है वो भरे टैंक को कितना देर में खाली कर देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो टैंक भरा हुआ है कितना, 24, और लीकेज की क्षमता कितना है, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इतना देर में ये खाली कर देगा। कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24 घंटे में लीकेज जो है वो भरे टैंक को खाली कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका आंसर करिए। देखिए, एक वस्तु 800 की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है, तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया गया है। सीपी कितना है, 800 है, 800 आपका सीपी है। लाभ कितना हो रहा है, 12.5% का। तो इसमें 12.5% जोड़ दीजिए। 12.5% बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/8। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो 800 का 1/8 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 800 का 1/8 निकालिएगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 का प्रॉफिट है, तो 800 में 100 जोड़ दीजिए, 900 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा। तो देखिए डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के बाद ही आपका विक्रय मूल्य आता है, यानी कि ये जो 900 है, ठीक है, वो 90 बराबर है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया है तो 90 में बेचा है, ठीक है। तो 900 90 के बराबर है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये आपका चला जाएगा कितना बार में, 10 बार में। 10 को 100 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 1000। तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मेरी बचत कितनी होगी यदि मैं अपनी वार्षिक आय का 7000 रुपये का 87.5% खर्च कर देता हूँ। तो ये कमा रहा है कितना, 7000।
जिसमें से ये 87.5% खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा है ये आपसे पूछा गया है। इसकी बचत कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो 100 में 87.5 को घटा दीजिए, कितना आएगा 12.5%, यानी कि 12.5% ये बचा रहा है। ठीक है, तो 12.5% फिर से आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब 1/8 आता है। ठीक है, तो 7,000 का आप 1/8 निकाल दीजिए, क्योंकि बचा रहा है कितना 12.5%, 87.5% खर्च कर रहा है, बचा रहा है कितना 12.5%, और 12.5% मीन्स होता है 1/8। तो 7,000 का 1/8 निकालिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 8 से, कितना बार में 8 64, 6 60 हो गया। तो कितना बार में लगाएंगे 8 7 56, ठीक है 4 40, 8 5 40, 875 इसकी बचत होगी। सेविंग कितना होगा 875। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 1 गैलन में 425 लीटर तेल है, ठीक है, और उसमें 8% रिसाव के कारण कम हो जाता है। तो कितना तेल रिसाव के कारण निकल गया, 8% निकला है। तो 425 का आप 8% निकाल दीजिए। ठीक है, 8% निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आसान है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मिस्टर अग्रवाल ने अपनी पत्नी को अपनी रकम का 30% हिस्सा दिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मान लीजिए कि मिस्टर अग्रवाल के पास कितना था 100 था। कितना मान लिए 100 मान लिए, उसमें से 30% हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया। अपनी वाइफ को कितना दे दिया है, यहाँ आप लिखिए वाइफ को कितना दिया है। वाइफ को 30% दिया है, तो 100 का 30% कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी 100 में से 30 अपनी वाइफ को दे दिया है। आगे पढ़िए, एवं अपनी पुत्री को बाकी का आधा, ठीक है बाकी का आधा, तो 100 में से 30 अपनी पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना 70 बचा। 70 का आधा अपनी पुत्री को, यानी अपनी डॉटर को 70 का आधा कितना आ जाएगा 35, 35 अपनी डॉटर को पुत्री को दे दिया है। आगे पढ़िए, तथा बचे हुए रकम को अपने 5 लड़कों में बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक है, तो बचा हुआ कितना है 100 में से 30 अपनी पत्नी को दे दिया, 35 अपनी पुत्री को दे दिया, तो बचा कितना 30 और 35 65 हो गया। बचा आपका 35, कितना बच रहा है 35 ही बच रहा है। ठीक है, इस 35 को उसके 5 लड़कों के बीच में बांटा जा रहा है बराबर। तो प्रत्येक लड़के को कितना मिला होगा, इस 35 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 35। प्रत्येक लड़के को 7 मिला होगा, प्रत्येक लड़के को कितना मिला होगा 7 मिला होगा। और क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक लड़का 14,000 रुपया पाया तो उसके पास कुल कितनी रकम थी। तो प्रत्येक लड़के को यूनिट में कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, और एक्चुअल में कितना मिल रहा है 14,000 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये 7 जो है वो 14,000 बराबर है। तो 1 बराबर निकाल सकते हैं, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, 1 बराबर 2,000। तो मिस्टर अग्रवाल के पास कितनी रकम थी, कितना माने थे 100, 1 बराबर आ गया 2,000, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 100 बराबर 2 लाख। 100 से गुना कर दीजिए, 2 लाख मिस्टर अग्रवाल के पास कुल अमाउंट था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 360 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर दौड़ रही है, ठीक है, को अपने बराबर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रेन का लेंथ आपको दे दिया है कितना 270 मीटर है। ठीक है, और इसका स्पीड भी आपको दे दिया है कितना मीटर सेकंड में 360 मीटर सेकंड स्पीड भी दे दिया है। तो अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितना है 270 है। तो ये अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों कवर करेगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 270 प्लस का 270
ये कुल डिस्टेंस हो गया और स्पीड आपको पता है दे दिया है 360 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको जोड़िए 270 और 270 कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा डिवाइड बाय 360। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 1 0 से 1 0, 18 से काट दीजिए 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 से 3 को काटिए 1.5। तो ये प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना समय लेगी 1.5 सेकेंड। किसमें है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया है 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आप लिखिए क्या बॉय, ठीक है, बॉयज़, और यहाँ लिखिए क्या गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ का गर्ल्स से अनुपात कितना है 2:3 है। लड़कों की संख्या कितना बढ़ रहा है 20%, तो 2 का 20% बढ़ा दीजिए यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। 120% रहने दीजिए क्योंकि रेशियो में है, ये कट जाएगा आपका। यहाँ रेशियो लिखिए, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या कितना बढ़ रहा है 10%, यानी कि कितना बढ़ के हो जा रहा है 110%, ठीक है, 110%। अब इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितना बार में 4 बार में, इधर कितना बचा 2 चौके 8 बच गया, और इधर कितना बचा इधर आपका 11 बचा। तो इसका नया अनुपात क्या हो जाएगा 8:11। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक वर्ग की भुजा होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। वृत्त की परिधि दे दी गई है, ठीक है, और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, उसकी भुजा आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ आप त्रिज्या निकाल लीजिए, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, इतना तो आपको पता होगा। इसके बराबर आपको दे दिया है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर में पाई दे रखा है। तो इस 2 से 100 को कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 50/पाई आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए पाई, ठीक है। अब यहाँ हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं जिसके अंदर आपका क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ हम एक बनाए वृत्त कुछ इस प्रकार से बना लिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग खींचा गया है, इसकी भुजा आपसे पूछी गई है। तो देखिए इसको यहाँ आराम से आप समझिए कि किस प्रकार से वर्ग की भुजा आप निकाल सकते हैं। तो ये पूरा जो होगा ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ये पूरा आपका वर्ग का विकर्ण होगा। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 ये होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुना भुजा होता है। अब यहाँ देखिए ये कोना और ये कोना ये वृत्त को छू रहा है, यानी कि पूरा ये जो है वो वृत्त का व्यास है। पूरा ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि आधा यहाँ वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा r, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका r, यानी कि 2r आपका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा और त्रिज्या r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप समझ रहे हैं। तो ये जो आपका व्यास होगा पूरा यहाँ से यहाँ ये वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, यानी कि √2 ये के बराबर होगा। तो ये r और ये r मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2r आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बराबर क्या हम लिख सकते हैं, ये बराबर 2r बाई क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा। अब यहाँ r का वैल्यू रख दीजिए तो ये बराबर निकल जाएगा, यानी वर्ग की भुजा निकल जाएगी। और r बराबर त्रिज्या कितना है 50/पाई। तो यहाँ हम लिखते हैं, आराम से इसको समझिएगा। देखिए 2 × यहाँ मान रख रहे हैं इसमें, ठीक है। r कितना है 50/पाई, तो 50/पाई लिखिए और नीचे आपका √2 ये है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा क्या √2, ठीक है। अब इस √2 को हटाने के लिए ऊपर से एक बार √2 को गुना कर दीजिए, नीचे भी √2 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आपका क्या बचेगा 2 × 50 × √2,
इतना बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा पाई, और ये 2√2 हो जा रहा है एक, और ये 2 हो जा रहा है, तो ये √2 और √2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा 50√2 और नीचे क्या बचा पाई बचा। ये आ गया आपका क्या वर्ग की भुजा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका सही आंसर होगा। समझ में आया होगा? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक कीमत क्या है? तो इसको आराम से समझिए, एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं। देखिए चीनी की भाव में कितना कमी हुआ है 20%, और 20% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए प्राइस। ठीक है, प्राइस लिख लिए। प्राइस अब पहले कितना था, नीचे वाला का मान लीजिए पहले कितना प्राइस था 5 था। पहले आपका प्राइस 5 था, 1 की कमी हो गई, अब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब 4 हो गया, तो पहले हम कितना खाते थे, कंज्यूम कितना हम करते थे, पहले कितना खरीदते थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा। रेशियो क्या होता है पलट जाता है। पहले हम खरीदते थे 4, कीमत घट गया तो कितना खरीदने लगे 5 खरीदने लगे। ठीक है, ये रेशियो आपका पलट जाएगा, ये दोनों पलट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कितना ज़्यादा अभी हम खरीद पा रहे हैं। पहले खरीदते थे 4, अभी खरीद रहे कितना 5। कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं 1, और एक्चुअल में कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं 500 ग्राम। तो ये 1 जो है वो किसके बराबर है 500 ग्राम के बराबर है। तो आपसे प्रारंभिक कीमत पूछा है। ठीक है, तो प्रारंभ में हम कितना खरीदते थे 4, 1 बराबर है आपका 500, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 2000। ठीक है, 2000 ये ग्राम में है, ये ग्राम में है। ठीक है, तो 2000 ग्राम बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 kg, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, तो 2000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। तो हम इसको 2 kg लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि पहले ये खर्च करता था कितना 36, अभी भी खर्च कर रहा है कितना 36, लेकिन अभी अधिक चीनी खरीद पा रहा है। तो प्रारंभिक कीमत क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो 36 रुपया खर्च करता था पहले भी और अभी भी, लेकिन पहले कितना खरीदता था 2 kg। तो 36 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो प्रति केजी कीमत आ जाएगा कितना आएगा 18 रुपये प्रति केजी ये पहले खरीदता था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार जरूर थम्स अप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपके लिए क्या है होमवर्क। देखते हैं इसका सही आंसर कौन कौन कर पाता है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे सुबह में 9 बजे।